केमिया नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र में उसको कहते हैं काला रंग। अब मिस्र में पिरामिड बड़ा चर्चा में है, 7 आश्चर्य में से एक। हमारे यहां भी उस तरह का पिरामिड अभी मोइदम, कहां, आसाम। क्यों चर्चित? 43वां विश्व धरोहर सूची में उसका नाम आया, 43वां, जो अहोम वंश से संबंधित है। अहोम वंश का कब्रिस्तान था। उसी तरह से वो पिरामिड भी था मिस्र में। मिस्र को नील नदियों की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदियों की देन कहा जाता है। मिस्र से संबंधित एक नहर बड़ा चर्चा में रहता है, जिसका नाम है स्वेज नहर। पनामा नहर कभी नहीं भूलना, सबसे लंबा नहर है, जो किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। लेकिन स्वेज नहर किसको जोड़ता है? स्वेज नहर मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अभी हम लोग केमिस्ट्री की कक्षा में हैं, अभी हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में, अभी हम लोग ज्योग्राफी की कक्षा में नहीं। हाँ, पानी का रंग लाल होता है, उसमें केमिस्ट्री है। पानी का रंग भूरा होता है, उसमें केमिस्ट्री है। ठीक है, तुम्हारा रंग उजला है, उसमें केमिस्ट्री है। तुम्हारा रंग काला है, उसमें भी केमिस्ट्री है। आ जाइए, बिल्कुल, अरे आ जाइए, आ जाइए। देखो, इसका इंट्रोडक्टरी क्लास छूट गया, पहला ही लाइन छूट गया कि एक ऐसे विज्ञान के खंड का अध्ययन कर रहे हैं जिसका संबंध जीवन से लेकर मृत्यु तक है, प्यार से लेकर, सुबह से लेकर, और कुछ है, हो गया ना? तो केमिस्ट्री का जनक कौन? लाबोजियर। हम लोग केमिस्ट्री में किस चीज का अध्ययन करते हैं? पदार्थ का, मैटर का, पदार्थ के संगठन का, कंपोजिशन का, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था बायो टॉयलेट के विषय में चर्चा हो रही थी, मैं बता रहा था, और बता रहा था कि मीथेन गैस कैसे वेपराइज हो जाता है, और वो मीथेन गैस क्या है? केमिस्ट्री है। अभी कल भी बताया, आज भी बता रहा था, ब्लैक फुट रोग होता है तो वो तो बायोलॉजी है, लेकिन किसके अधिकता से होता है? आर्सेनिक की अधिकता से होता है। आर्सेनिक की अधिकता से होता है, और आर्सेनिक क्या है? केमिस्ट्री के तत्व है। ठीक है कि नहीं? तुम जहां बैठे हो ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिसमें केमिस्ट्री नहीं हो। ठीक है कि नहीं? तुम जो वस्त्र पहने उसमें केमिस्ट्री है, इरशाद साहब जो टोपी पहने उसमें केमिस्ट्री है, जो कॉपी लेकर आए हैं उसमें केमिस्ट्री है, जो कलम से लिख रहे हैं उसमें केमिस्ट्री है, जिस कुर्सी पे बैठे हुए उसमें केमिस्ट्री है, जिस हवा को खा रहे हो और जिस ठंडी हवा को एसी के माध्यम से खा रहे हो। अब देख रहा है एसी कहाँ है, नालायक कहीं का, बात को समझ करो। देखने लगा कि पंखा तक तो ठीक था, एसी कहाँ है? जिस एसी के ठंडा हवा को खा रहे हो उसमें केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री आपका हर जगह बिखरा। तुम्हारा ये गोबर की छत्ता की तरह जो बाल बनवाए हुए है, कौन सा कंपनी में जाकर के? हबीब में, हाँ, सिर्फ जावेद हबीब में। हाँ, जावेद हबीब में जो ये गोबर की छत्ता की तरह जो केस बनाए हुए हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का उपयोग किया गया। ठीक है कि नहीं? उसमें जो ये ब्राउन रंग का इस्तेमाल कर लिया, उसमें भी केमिस्ट्री है। ये जो दाढ़ी मोछ बना के आया है, हम जो दाढ़ी साफ करके आए हैं, उसमें भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री तो हर जगह आपका बिखरा हुआ है, और उसी को पकड़ना होता है। परीक्षा के दृष्टि से उसी को पकड़ना होता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं, फिर आपके कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है केमिस्ट्री में, जैसे आपने बायोलॉजी में लिखा कि किस किस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? और सब में कमोबेश ये एक ऐसा भाग है कि पीसीएस लेवल तक, छोटा स्तर से लेकर पीसीएस लेवल तक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस क्या होता है? एक होता है। सर यूपीएससी में नहीं, यूपीएससी में ये कुछ नहीं पढ़ना होता है। यूपीएससी में जब भी विज्ञान पूछे जाते हैं तो अप्लाइड साइंस पूछा जाता है, और अप्लाइड साइंस में मंकी पॉक्स, वो आपके यूपीएससी के परीक्षा के दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कौन सा फैक्टर है, कौन सा थेरेपी है, किस जोन में है, वहां सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है। 1 2 3 सही है, सत्य पर विचार करें। तो वहां यदि किसी चीज को जानना है तो ट्रेडिशनल क्लासिकल नहीं जानना होता है, वहां जानना। हाँ, वहां बायो टॉयलेट पूछ सकता है, मैंने वहां जो जानना है वो आपको अप्लाइड जानना होता है, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट। 1 साल में विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि चंद्रयान 3 का, यदि आदित्य L1 का लैग्रेंज पॉइंट
आपका परीक्षा के दृष्टि से, पीसीएस के दृष्टि से या आपकी परीक्षा की दृष्टि से भले ही नहीं महत्वपूर्ण हो, लेकिन यूपीएससी के दृष्टि से वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण होता है कि चंद्रयान-3 कब प्रक्षेपित किया गया, कब पहुंचा, हम लोग के लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अभी तक चंद्रयान का कितना प्रोग्राम चला है, कब कब चला है, ये हमारे चंद्रयान का महत्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में इस सब से संबंधित प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाते। वो जब भी पूछेगा तो अप्लाइड, कोरोना में जो प्रश्न पूछे गए तो देखा होगा कि कोरोना के सारे प्रश्न आपके अप्लीकेबल थे। मतलब जो एक साल में घटित हो रहा था, मेडिसिन से लेकर इंजेक्शन से लेकर जो भी चीज घटित हो रहा था, उससे जुड़े हुए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे थे। तो वहां का सिलेबस अलग होता है। लेकिन ये जो आपका है, ये जनरल कंपटीशन जो है पीसीएस लेवल तक, वो सबके विषय में अब मैंने कहा ही कि ये एक ऐसा पार्ट है कि अमेरिका तक साइंस सबका कॉमन ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में आपको फिजिकल केमिस्ट्री कंपटीशन में नहीं होता है। फिजिकल केमिस्ट्री सब जगह एक ही रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस, ठीक है कि नहीं, ये सब जगह आपका एक ही रहेगा। हाँ, किसी परीक्षा में थोड़ा सा स्तर ज्यादा रहेगा और किसी में थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन बेसिक बातें सब में एक ही है। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, कमलेश को बुला लो, कमलेश को, कमलेश जी, कमलेश को बुला लो तो लक्की। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, उसके गुण और उसकी संरचना, यहीं पे बैठिए, और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसकी? केमिस्ट्री में। यह लैटिन भाषा है, नेक्स्ट पॉइंट में, लैटिन भाषा के, यह लैटिन भाषा के कीमिया नामक शब्द से निकला है, 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 जिसका अर्थ होता है काला रंग, जिसका अर्थ होता है काला रंग, जिसका अर्थ होता है काला रंग। भूलेंगे नहीं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर को कहा जाता है, लाबोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाबोजियर को कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा पहले लेबोजियर में।
लेबोजियर में अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के नेक्स्ट पॉइंट, केमिस्ट्री के अध्ययन की कड़ी में, केमिस्ट्री के अध्ययन की कड़ी में मुख्यतः तीन भाग उल्लेखनीय हैं। तीन भाग उल्लेखनीय हैं। तीन भाग उल्लेखनीय हैं। पहला, फिजिकल केमिस्ट्री। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, पहला फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसमें पदार्थ की, सब बताएंगे पदार्थ क्या होता है, सब बताएंगे, पहले लिखो ना। जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं उसके गुणों एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है ब्रह्मांड के द्वारा रचित एक ऐसा वस्तु जिसमें थोड़ा वेट हो, भार हो और थोड़ा सा मास, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ लिख देंगे। ब्रह्मांड के द्वारा रचित, ब्रह्मांड के द्वारा रचित, ब्रह्मांड के द्वारा रचित ऐसा वस्तु जिसमें मास और वेट हो, जिसमें मास और वेट हो, जिसमें मास और वेट हो और स्थान घेरने की क्षमता हो, और स्थान घेरने की क्षमता हो, और स्थान घेरने की क्षमता हो, तो उसे पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। कौन बताएगा कि भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेरी गुड। भार का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। नोट में लिख दो, भार का एसआई यूनिट, भार का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। फिजिक्स में आप लोग वेट और मास दोनों का अंतर पढ़ते हैं। फिलहाल अभी हम विषय से विषांतर होना नहीं चाहेंगे। अभी केमिस्ट्री के प्रारंभिक कक्षा में है, तो बहुत भारी भी नहीं लगना चाहिए कोई विषय, तो इसीलिए अपने मूल बिंदु पर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। और मैंने पहले बताया कि हम चूंकि पदार्थ का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में, तो पदार्थ को जानना जरूरी होता है कि पदार्थ क्या है। तो ब्रह्मांड के द्वारा रचित एक ऐसा वस्तु है जिसमें थोड़ा मास और वेट हो और जो स्थान घेरने की क्षमता रखता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की हम लोग अपने जमाने में, क्यों, क्या हुआ जी? क्यों बिल्ली की तरह कर रही हो? पदार्थ की अपने जमाने में तीन अवस्था पढ़े थे। तो कौन सी तीन अवस्था थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब लक्ष्य में पढ़ाना शुरू किए तो चौथी अवस्था पढ़ाना पड़ा, प्लाज्मा। और अब 21वीं सदी के दूसरे दशक से पढ़ा रहे, तीसरे दशक से पढ़ा रहे विगत 3-4 साल से, बोस आइंस्टीन स्टेट। अब पदार्थ की 5वीं अवस्था भी पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं तुम लोग की शुभकामना रही तो अभी कितनी अवस्था हम पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं? ओके, लिखो फिलहाल। तो लिखेंगे, ध्यान रखें कि पदार्थ की निम्नलिखित अवस्था होती है। पहला ठोस अवस्था होती है। हम जिस पर खड़े हैं वो क्या है? ये सॉलिड है।
जिसमें आयतन और आकार निश्चित हो, उसको क्या कहेंगे? सॉलिड। ये पोडियम क्या है? इसको पोडियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोडियम। ये पोडियम क्या है? सॉलिड है। तो लिखेंगे जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, उसे सॉलिड कहते हैं। जिसका जिसका आयतन और आकार, दूसरा है लिक्विड, द्रव, दूसरा है लिक्विड, द्रव। द्रव क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं कि जब आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित रहता है। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित रहता है, उसको जिस बर्तन में डाल दोगे उसी का स्वरूप ले लेगा। क्या पंडित जी, बहुत दिन पे देखे हैं आपको, ठीक है ना? कहां थे हम लोग? जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित रहता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे लिख दो, पानी, दूध, तेल। जैसे पानी, दूध, तेल। एक गिलास पानी पीने से ज्यादा कैलोरी मिलेगी कि 2 गिलास पानी पीने से ज्यादा कैलोरी मिलेगी? 0 कैलोरी देता है। ये कुछ पढ़ती है, वेरी गुड। कितना भी 1 बाल्टी पानी भी पी लोगे तो कैलोरी 0 ही मिलेगा। तो पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलता है। 1 ग्राम फैट खा लोगे, 1 ग्राम प्रोटीन खा लोगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लीजिएगा, तो किससे ज्यादा कैलोरी मिलेगा? फैट से। किससे ज्यादा कैलोरी मिलेगा? फैट से मिलेगा। तो आशा है समझ गए होगे, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए कि पानी पीने से कैलोरी की प्राप्ति नहीं होती है। पानी तो किस लिए इंपॉर्टेंस रखता है? भोजन को पचाने में, एक्सक्रीशन में, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में पानी की उपयोगिता होती है। और पानी का जो बंधन होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। और पानी का अणुभार, चूंकि आप केमिस्ट्री की कक्षा में है, सिर्फ केमिस्ट्री बोलेंगे, पानी का अणुभार 18 होता है। पानी के साथ एक हेवी पानी भी सुने होंगे, भारी जल, जिसको हम D2O कहते हैं। और उसकी खोज कौन किया था? यूरे और वासवर्ड ने किया था। सब लिखाएंगे, चिंता मत करो। उसको यूरो और वासवर्ड ने किया था। और उसका उपयोग हम लोग परमाणु संयंत्र में करते हैं। किस रूप में? मॉडरेटर, मंदक के रूप में। और भारत का पहला भारी जल संयंत्र कहां खोला गया था? नांगल, पंजाब में खोला गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नांगल, पंजाब में खोला गया था। ठीक है कि उसको घूरिए मत, वो तीसरी बार पढ़ रहा है, अभी तक उसका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है। वैसे ही लड़का को ग्रेजुएशन पास करता है, नौकरी मिल जाती है। जो पहले ईयर से ही बड़ी गंभीरता से पढ़ता रहता है, वो दूसरा साल भी उसी गंभीरता से पढ़ा जितना पहले गंभीरता से पढ़ा, प्रथम वर्ष। समझे? तुम्हारी तरह नहीं है कि 3 दिन क्लास किया, 30 दिन आराम किया। कंटिन्यूटी, ये सब साधना है, बड़ा मेहनत, संघर्ष करना पड़ता है। आने के लिए सुबह अपने आप से पहले संघर्ष करना पड़ता है। उठूं कि ना उठूं, आज छोड़ देता हूं, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और तब अपने से जीत जाते हो, तब यहां तक पहुंचते हो। अब फिर यहां संघर्ष करना पड़ता है तुमको। संघर्ष तो हर जगह है। ऐसा IAS भी बन जाओगे ना तो भी संघर्ष रहेगा, ये अच्छे पोस्टिंग के लिए। बात समझा? हाँ, आगे लिखो। लिखे, कहा थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग D2O पे थे। हम लोग कहां पे थे? D2O पे थे, हेवी वाटर। ठीक है, जिसकी खोज कौन किया था? यूरे और वासवर्ड ने किया था। अभी लिखाएंगे नहीं, अभी सिर्फ सुना दे रहे हैं। D2O, हेवी वाटर, यूरे और वासवर्ड, अभी सुन लो केवल।
वाष्पवर्ण, वाष्पवर्ण, इसका नाम जरूर याद रखना। आप परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको किसी भी स्थिति नहीं भूलेंगे। और ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका 3 आइसोटोप्स, और तीनों का नाम अलग अलग, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है कि नहीं। उसमें ट्राइटियम में रेडियो एक्टिव नेचर भी पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा, आगे बहुत सारी चीज बताएंगे, फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, कहां पे थे, द्रव में थे, द्रव में न थे, ठीक है कि नहीं। द्रव के बाद आइए गैस, गैस, गैस जो अक्सर तुम लोग छोड़ते रहते हो, मतलब वाणी में नहीं कहते हो अपने दोस्तों को, बहुत गैस छोड़ रहा है तुम, बहुत फेंक रहा है तुम, ठीक है कि नहीं। कल मुझे एक व्यक्ति मिला, शायद 10 बजे रात में, मन हुआ कि चल के कहीं चाय पीते हैं, तो चुस्की वुस्की में गए, क्या नाम है उसका, हाँ, अपना विद्यार्थी सब तो जाता ही रहता था, वहां पर एक दिन फ्री खोल दिया था, उसका जो मालिक है वो परिचित है, तो फ्री खोल दिया था। तो ही कहा कि हम कह देखिए फ्री में पूरा शहर को आप चाय खाना खिला रहे थे, हम ही को छोड़ दिए। कहें कि सर आप लोग के आने वाली स्थिति नहीं है, देखिए ना ये वीडियो है, उसमें देखे 4-5 लड़का को अपने ही संस्था का था। हम कह देखो इन लोग को मतलब फ्री वाला भोजन मिला तो लगा हुआ था लाइन में, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, ठीक है कि नहीं। बाद में कहा कि सर पुलिस वुलिस बुलाना पड़ा, 1:30 बजे रात तक खाली कराना पड़ा, पता नहीं तुम गया था क्या, हंस रहा है बहुत, अब वीडियो है मेरे पास। अच्छा उस समय दिल्ली था, इसको पता था, ठीक है कि नहीं, चुस्की वुस्की में, खैर। तो वहां पे चाय पिए, अब 1 घंटा एक आदमी मिल गया बहुत पुराना, इतना ना फेंकने लगा, ठीक है कि नहीं, कि हमको बर्दाश्त से फालतू हो गया। हम कह नहीं ठीक है लगे, राहुल और प्रियंका से नीचे बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है कि नहीं। राहुल और प्रियंका से नीचे हमको वो जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब, मैंने आप कल दिल्ली चलिए, उसके बाद आपको बस एमपी बन जाएगा, एमपी के बाद मिनिस्टर, और मिनिस्टर के बाद मोदी को आप हटा दीजिएगा। बस हमको लग रहा था कि 1-2 दिन में हम यदि दिल्ली पहुंच गए तो मोदी साहब को हटा के रहेंगे, ठीक है कि नहीं। मतलब इतना ज्यादा वो फेंकने वाला आदमी था। खैर चलिए ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाओ, ठीक है। उदय बाबू अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं ना, चलिए ठीक। चलिए अब गैस आइए, गैस। तो गैस क्या है, तो जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता हो, तो लिखिए जिसका आयतन और आकार, बीच बीच में हास परिहास होते रहना चाहिए, जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, लेकिन बैलून में हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बर्नेबल होता है। तो हम लोग बैलून छोड़ने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, हीलियम का। वेरी गुड, हम लोग बैलून छोड़ने में किसका इस्तेमाल करते हैं, हीलियम का, याद रखिएगा। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, और जिस दिन हाइड्रोजन को स्टोर करने की क्षमता विकसित कर लिए, और हाईली कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का, जैसे एलपीजी है ना, तो एलपीजी आज 5 मिनट में चाय बना देता है। एक समय में घर में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, कुन्नी का चूल्हा हुआ करता था, ठीक है कि नहीं, कोयला का चूल्हा हुआ करता था। गोरी गोरी महिलाएं भी काली हो जाती थी, आज काली काली महिलाएं भी गोरी हो जाती है। चेंज चेंज, ठीक है। प्रधानमंत्री की एक योजना है उज्ज्वला योजना, और एलपीजी में सब्सिडी दिए जाने लगे। आज समय चेंज कर गया। पहले गांव की महिलाएं, जो गाय चलता रहता था उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती थी, क्यों, गोबर की तलाश में, उससे गोईठा बनता था, ठीक है। अब गोबर से कंपोस्ट बनने लगा। अब गोबर किसमें कन्वर्ट कर गया, कंपोस्ट में, खाद में, और जिसका ऑर्गेनिक खेती किया जाने लगा। ये चेंज है, ये देश का क्या बदलता हुआ स्वरूप है।
खैर फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं है, लेकिन याद रखिए कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन, और उसका कैलोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन से कम होगा। उसके सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन गैस का होगा। जिस दिन हम उसके स्टोर करने की क्षमता विकसित कर लिया, आज से 50 साल पहले एलपीजी को भी तो हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम आज इस स्तर पे हैं कि हर घर तक हम एलपीजी पहुंचा दिए। अब किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो वो दोबारा तिवारा नहीं भरा पाता, ये तो अलग चीज है, लेकिन घर घर तक हमने एलपीजी पहुंचाने की जो बीरा थी उज्ज्वला योजना में, वो पहुंचा दी है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किस गैस का है? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसको खोजा था किसने? कैवेंडिश ने। पटना साइंस कॉलेज में एक हॉस्टल भी है कैवेंडिश, 1 महीना मुझे रहने का मौका मिला है। ऑक्सीजन का खोजकर्ता प्रिस्ले, ठीक है कि नहीं, और हाइड्रोजन का खोजकर्ता कैवेंडिश। ये सब नाम याद रखो। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें भी पूछ ली जाती है, और उस समय तुमको लगेगा कि हाइड्रोजन में इतनी बात पढ़े, एक कैवेंडिश ही छूट गया था, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, वो सब लिखवा देंगे आगे। अभी बेस कि पढ़ना क्या क्या है। पदार्थ, अभी क्या पढ़े? पदार्थ। अभी क्या पढ़े? सॉलिड लिक्विड गैस, कि जिंदगी में कभी सॉलिड लिक्विड गैस नहीं भी पढ़े होगे, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। गैस के बाद चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा। ये मुस्कुराता बड़ा खतरनाक है, ये देखता बड़ा खतरनाक है, ये मुस्कुराता बड़ा खतरनाक है, ठीक है कि नहीं। लिखो, क्या लिखा जी? जनगणना। अच्छा, प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा। प्लाज्मा आजकल एक ड्रेस भी होता है प्लाजो, ठीक है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि उस ड्रेस को महिला लोग ही पहनती है, पुरुष सब भी पहनता है। अभी अक्षय कुमार पर्यावरण दिवस पे एक पेड़ मां के नाम भारत सरकार ने शुरू किया है, तो प्लाजो पहने हुए था वो। हमको लगा ये साया कहां से पहना है, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए, मूल में आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा, प्लाजो नहीं है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो लिखेंगे यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, जो आयनीकृत गैस है, आयनकृत गैस है, आयनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड माने आयन है, इस गैस में आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज्ड आयन है, आयनीकृत गैस है। आयनीकृत गैस की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। आयनीकृत गैस की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है वो भी प्लाज्मा स्टेट है, वो भी क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। बिजली जो चमकता है, ठीक है कि नहीं, बिजली चमकता है, अब बादल फटता है। आजकल बादल फटने की घटना में तीव्र वृद्धि हुई है, और हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र इसमें काफी आगे है। एक हम लोग के बगल का पड़ोसी देश भी है, थंडर बोल्ट कंट्री उसको कहते हैं। अभी एक दिन बता भी रहे थे हम, देखो कल परसों के परीक्षा में भी पूछा था कि थंडर ड्रैगन देश के रूप में कौन जाना जाता है? भूटान को। मैं तो ऐसे ही फेंक देता हूं इन सब चीजों को, ठीक है कि नहीं। बस हाँ, इरशाद साहब कहें बस उसको कैच करना होता है। जो कैच कर लिया, जैसे एक दिन और बताए थे कि भूटान के विषय में एक बात कभी नहीं भूलना, पूरे विश्व में एकमात्र देश है जो सकल घरेलू सूचकांक जारी करता है। सब लोग अपना जीडीपी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में जारी करता है। सभी देश में पैसे की महत्ता है, लेकिन उस देश में खुशी की महत्ता है। पर्यावरण संरक्षण पे बहुत बल देता है वो देश। वृक्ष किसी भी स्थिति में कटे नहीं। वहां के लोग घर में गाड़ी रखेंगे, लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना होगा तो पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे। हम लोग के यहाँ गाड़ी रहेगी, लेकिन पैदल जाएंगे तो यही पूछेगा, सर गाड़ी की बह गई। ये पूछेगा, सर ड्राइवर नहीं चाहिए। वो पूछेगा, अपने से अखन तक नहीं सीख लो बड़गाही के तोरा की वैसे मतलब गजब हाल है। जीने नहीं देता है। 1 किलोमीटर में चला नहीं कि तेरा सवाल आ गया मेरे पास, ठीक है कि नहीं। तो परेशानी हो जाती है बहुत। मूल में आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं, कि ये एक इंपॉर्टेंट है आयनाइज्ड गैसियस स्टेट। बिजली का फटना, ठीक है कि नहीं, बिजली का चमकना,
दोनों दो चीज है। बिजली का चमकना प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है कि नहीं। और उसी से हम लोग क्या करते हैं, तड़ित चालक लगाते हैं। घर से बचाव के लिए, घर को बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तड़ित चालक लगाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना। और तड़ित चालक किस किस चीज का बना होता है, कॉपर का बना होता है, तांबा का बना होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। इसी कड़ी में आगे लिखेंगे, लिख देना उदाहरण। उदाहरण उदाहरण में लिख देंगे सूर्य। सूर्य सूर्य लिखो ना। बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, हाँ जी, बिजली का। आजकल चोरवा सब जो है, चोर महाराज जी उसको कहते हैं। आजकल प्लाज्मा गैस कटर लाता है और तुम्हारा ताला क्या करता है, उसमें आवाज नहीं होती है। प्लाज्मा गैस कटर में लाता है, खट से खत्म, अंदर पहुंच गया। इसके बाद मन चाहे ढंग से जैसे मन हुआ चाय वाय बनाया, खाना वाना खाया, और तब तुम्हारा ताला कुंजी जहां जहां लगा हुआ हो उसको तोड़ता है। आशा है समझ गए होगे तुम। तो किस चीज का प्रयोग करता है, प्लाज्मा गैस कटर का। स्वाति बहुत चिंतित हो गई। अब कभी भी जाना तो इधर उधर क्या जो भी सामान उमान हो अपने दोस्त को दे देना, या यदि ज्यादा हो जाए नहीं संभाल पाए तब यहाँ पे लाके रख देना। इसमें रख देंगे, खुला हुआ रहता है हमेशा। आगे लिखो, नेक्स्ट लिख दो। क्या लिखिएगा, बिजली प्लाज्मा गैस कटर कौन लिखेगा, लिखो गैस कटर। हद करते हो, इतने अच्छा अच्छा बात लिख रहे हो। गैस कटर, प्लाज्मा गैस कटर। हालांकि पकड़ लोगे प्लाज्मा गैस कटर में। आजकल प्लाज्मा टीवी भी आ गया है, प्लाज्मा टीवी भी आ गया आजकल, ठीक है कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखना, वो भी प्लाज्मा स्टेट से ही बना हुआ है। लेकिन दो बात नहीं भूलना प्लाज्मा का जो एप्लीकेशन है, एक सूर्य और दूसरा बिजली का चमकना। अब पांचवा स्टेट लिखो। पांचवा स्टेट है बोस आइंस्टीन स्टेट। बोस आइंस्टीन स्टेट, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन स्टेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है और सबसे ठंडी अवस्था है। और सबसे ठंडी अवस्था है। और सबसे ठंडी अवस्था है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से पदार्थ की कौन सी अवस्था अत्यधिक ठंडी अवस्था मानी जाती है। तो बोस आइंस्टीन स्टेट पर। यहां बोस जो नामकरण हुआ किस वैज्ञानिक के नाम पर, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। भूलिएगा नहीं, वहां नोट में लिख दो, वहां नोट में लिख दीजिए कि बोस आइंस्टीन में बोस, बोस आइंस्टीन में बोस, बोस आइंस्टीन में बोस, बोस सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ बोस है। कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस है। याद रखिएगा। ये कौन थे, ये मैथमेटिकल फिजिशियन थे। लिख देंगे ये मैथमेटिकल फिजिशियन थे। ये मैथमेटिकल गणितीय, गणितीय भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स, जिन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स और पदार्थ के संघनित अवस्था के विषय में बताया। और पदार्थ के संघनित अवस्था के विषय में बताया। संघनित अवस्था के विषय में बताया। और यह भी याद रखिएगा, एक पार्टिकल बड़ा चर्चा में, और जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं।
कौन सा पार्टिकल कहते हैं उसको? गॉड पार्टिकल। कौन सा नाम है? बोसोन। उसको क्या कहते हैं? तो लिख देंगे, ध्यान रखें कि गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण, ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल बोसोन, गॉड पार्टिकल बोसोन, गॉड पार्टिकल बोसोन इन्हीं के नाम पर रखा गया, इन्हीं के नाम पर रखा गया। आपसे परीक्षा में यदि पूछ दे कि गॉड पार्टिकल के जनक कौन है? ए आइंस्टीन, 2 सत्येंद्र नाथ बोस, 3 जगदीश चंद्र बसु, 4 बीरबल साहनी। तो क्या मारिएगा? सत्येंद्र नाथ बोस। जगदीश चंद्र बसु जो थे वो क्या थे? उन्होंने पौधे का वृद्धि का एक यंत्र दिया था जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बसु का संबंध किससे है? क्रिस्कोग्राफ से। आप बीरबल साहनी जो थे वो पोलियो बोटनिस्ट थे। वो क्या कौन थे? पोलियो बोटनिस्ट थे, जीवाश्म विज्ञान से संबंधित थे वो। फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं है, हम लोग कंप्लीट अभी केमिस्ट्री में है। सत्येंद्र नाथ बसु को क्यों जानते हैं? क्वांटम स्टैटिक्स के कारण। सत्येंद्र नाथ बसु को क्यों जानते हैं? उनके नाम पर एक कंडेंसेशन स्टेट जो अति निम्न ताप आधारित है, जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन स्टेट कहते हैं, इस कारण से जानते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस को क्यों जानते हैं? सत्येंद्र नाथ बोस को जानते हैं कि गॉड पार्टिकल के जनक के रूप में हम जानते हैं, इसीलिए हम उसको याद रखने को विवश है। तो सत्येंद्र नाथ बोस के विषय में कितनी बात पढ़ ली है? 2-3 बातें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं 2। 5वीं अवस्था पूछे चाहे ना पूछे, गॉड पार्टिकल आजकल पूछना शुरू कर दिया है परीक्षा में कि गॉड पार्टिकल निम्नलिखित में से बोसोन किसके नाम पे या इसके जनक कौन है। तो बस आपको अब बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये था आपका 5वां स्टेट। तो हम जो अभी पढ़े हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। ये जो द्रव्य है यही पदार्थ, ये द्रव्य है, द्रव नहीं है। ये द्रव्य है, मैटर है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। हिंदी में कहते हैं इसका दूसरा नाम है पदार्थ। इसके 2 भाग में हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। एक है भौतिक आधार पर पाले। तो भौतिक आधार पे क्या क्या है? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ये क्लासिकल क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिकल में ना 2 हमने जोड़ दिया है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन स्टेट, जिसको देख रहे हैं कहां है, ठीक है कि नहीं? ये तो कोई किसी भी किताब में आपको मिलेगा तो भौतिक आधार पे वर्गीकरण में यही 3 देगा, ठोस, द्रव्य और गैस। अभी मैंने कहा भी स्वयं भी कि जब मैं स्वयं विद्यार्थी था तो 3 अवस्था पढ़ाना शुरू किया तो 4था पढ़ाया, अब 5वां, अब 3रे दशक में पढ़ा रहा हूं। 2-3 सालों से ही पढ़ा रहा हूं। उसके पहले 5वीं स्टेट के विषय में नहीं बताता था, लेकिन 2021-22 से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आइए रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण तो लिखे गए। पदार्थ को देखो, पदार्थ को रासायनिक आधार पर भी, रासायनिक आधार पर भी पदार्थ को रासायनिक आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ को रासायनिक आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ को रासायनिक आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शुद्ध पदार्थ, पहला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा मिश्रण, दूसरा मिश्रण। हाँ जी, रुको ना। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो प्योर सब्सटेंस है उसको 2 भागों में बांटो। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो लिखो, शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है तत्व, एलिमेंट। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड।
दूसरा है यौगिक कंपाउंड। अब आइए, तत्व क्या होता है? तत्व होता है कि यदि सेम टाइप के एटम से बना, एक ही परमाणु, एक ही टाइप के परमाणु से बना हुआ जो पदार्थ होगा उसको तत्व कहेंगे, जो शुद्ध पदार्थ है। तो लिखेंगे तत्व, लिख लीजिए। तत्व क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से जो बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बनता है उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जिसकी संख्या कितनी है? 118 है। तो लिखेंगे जिसकी संख्या 118 है। अभी बता रहे हैं जिसकी संख्या 100, और याद रखिए उसमें लिख देंगे 118 में 91 धातु है। लिखिए 91 धातु है। 118 में 91 धातु है। 91 धातु है। 20 अधातु है। 20 अधातु है। और 7 उपधातु है, मेटलॉइड। धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं, अधातु को अंग्रेजी में नॉन मेटल कहते हैं, और उपधातु को अंग्रेजी में मेटलॉइड कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, धातु को अंग्रेजी में मेटल, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटलॉइड्स। धातु की संख्या कितनी है? 91। अधातु की संख्या 20 और उपधातु 7। तो किसको लिखेंगे? अधातु को लिखेंगे, और लिखेंगे ही नहीं, याद करके रखेंगे, जिससे चुनने में आसानी हो जाए। फिर जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो हम उसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है कि नहीं? कि मेटल क्या होता है, मेटल का फीचर क्या होता है, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल का फीचर क्या है, सबका एप्लीकेशंस, मतलब विस्तार से उसके विषय में। फिलहाल अभी तो हम बेस तैयार कर रहे हैं कि धातु, अधातु, उपधातु। याद रखिए, उसमें लिख दीजिए निम्नलिखित अधातु हैं। अधातु के निम्नलिखित उदाहरण है। अधातु के निम्नलिखित उदाहरण है। क्रिसमासमी ऑफर में पढ़ा रहे हैं। ये क्रिसमासमी ऑफर चल रहा है, ठीक है? कौन? नॉन मेटल जो बता रहे हो क्रिसमासमी ऑफर में है। तो लिखेंगे निम्नलिखित पहला हीलियम, हीलियम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हीलियम, नियॉन, आर्गन, नियॉन, आर्गन। वर्टिकल लिखिएगा तब कुछ कुछ बातें और बता देंगे। आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जितना अक्रिय गैस है पहले वो लिख लो, वहां नोट में लिख दो हाइड्रोजन छोड़कर सभी अक्रिय गैस है। वहां नोट में लिख दो जेनन, रेडॉन लिखे ना, उसमें लिख दो नोट में हाइड्रोजन छोड़कर निम्नलिखित सभी, उपयुक्त सभी अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस वह गैस होता है जिसका बाहरी कक्षा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा है, माने संतुष्ट अवस्था में है, तभी ना वो अक्रिय है। आप सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि आपके पिताजी ने आपको कुछ दिया नहीं है। आपके पिताजी यदि 1,000 करोड़ का एम्पायर दे देते तो आप इतना संघर्ष करते हैं कि पेट में भूख की आग है, जल रही है भूख से। कुछ लड़के लड़कियां ऐसे करके पकड़े हुए, लेकिन पढ़ रहा है, मजबूरी है पढ़ना, ठीक है? गला पकड़े हुए है लेकिन पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अभी अक्रिय अवस्था में हैं, आप अभी सक्रिय अवस्था में हैं। आपका बाहरी कक्षा डिवेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण नहीं है। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक है ये सभी क्या है? ये सभी इनर्ट गैस है। अभी हीलियम के विषय में मैं बता रहा था कि हीलियम बैलून में उपयोग करते हैं। गप मत कीजिए, हीलियम का उपयोग कहां करते हैं? बैलून में।
इसमें आर्गन का उपयोग करते हैं, गैस का बल्ब जो भरा रहता है, जिस गैस से उसमें आर्गन या नाइट्रोजन होता है, वो सब लिखवाएंगे अगले दिन। ठीक है, अभी सुन लो, केवल सुनने से भी बहुत ज्यादा याद हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन नहीं मिलता है, और सबसे अधिक यौगिक जिस इनर्ट गैस की मिलती है उसका नाम है जेनॉन। ये सब बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखेंगे। हवाई जहाज की पट्टी पर जो विसर्जन ट्यूब लगा होता है उसमें नियोन गैस होता है, जिससे कि चमक रहती है, और दूर से ही एरोप्लेन देख लेता है कि हमारा जो ठिकाना है, किस मोड में हमको चलना है, किस लाइन में हमको आगे बढ़ना है। ऊपर से मूल बिंदु पे आ जाइए। अभी हम बता रहे थे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और तब हाइड्रोजन। नेक्स्ट उदय जी लिख लीजिए, क्या कीजिएगा, आज फंस गए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, समझ ही रहे, आज कोई उपाय भी नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा अब हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन होता है? जो लवण देता है। आप जब हेलोजन किताब में पढ़िएगा हेलोजन ग्रुप, तो लिखा होता है लवण उत्पादक ग्रुप है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो लिख दोगे फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसी में नॉन मेटल में ही 20 स्टॉप लिखवाना है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। लाइए लाइए लक्की जी लाइए, खुश रहिए, बड़ा आदमी बनिए, यूपीएस का लाभ मिले आपको, इसके बाद विवाह हुआ कर लीजिए। यूपीएस इतना बढ़िया आशीर्वाद दिए हैं कि 1 अप्रैल 2025 को जब यह लागू होगा उसके तुरंत बाद आपको इसका लाभ मिलने लगे। धन्यवाद, ठीक है, खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए। प्रणाम क्यों किया समझा? यूपीएस के लिए नहीं किया है, विवाह जो कहे हैं लास्ट में जो कहे थे उसके लिए किया है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। तुम्हारा अभी 2 साल तक नहीं होगा, नौकरी के बाद भी नहीं होगा। जाओ, तुमको हम आशीर्वाद दे दिया। हाँ, क्या कर रहे थे? कौन सा राजकुमारी से मुंह देखा है अपना? राजकुमारी के लिए राजकुमार रहना पड़ता है कि ऐसे ही हो जाता है भैया? अपने ऐसा लगता है कि हवा उड़ रहा है। हाँ चलिए, खैर, हाँ कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। इसके मुंह से पवन ऊर्जा बना सकते हैं आप, टरबाइन लगाइएगा क्योंकि हवा निकलता रहता है, ठीक है? अरे जीके पढ़ा दिए, जीके समझ जाओ। टरबाइन का उपयोग किस ऊर्जा में होता है? पवन ऊर्जा में होता है। हमारी बात को हंस के नहीं टाल दीजिए, सब में कुछ ना कुछ हाँ पकड़ना होता है। आपको कीट भक्षी पौधा बनना होगा। कीट भक्षी पौधा जानते हैं क्या होता है? ऐसा पौधा जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पकड़ता है, जैसे ड्रोजेरा, ब्लाडर ओट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट। ये सब कहां पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इंडिया में मेघालय में, और विश्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन चलते चलते में बड़ी काम की बात अभी किया। आगे लिखो। अरे तुम गिनती गिन रहा है जी, हम 20 तो नहीं लिखाएंगे मान ये गिनती गिन रहा है कि सर 20 कहे हैं, अभी तक कितना लिखे हैं? हेलोजन ग्रुप कौन कौन हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये सभी लवण देता है, वहां लिख दो, ये सभी लवण देता है, सॉल्ट। अब तो चाय आ गया है, का 2 घंटा अभी और चलेगा केमिस्ट्री, और रणनीति खत्म होगा तभी ना जाने देंगे। हद करते हो यार। है तो दूसरे दिन से सर खोजते रहिएगा तब आज ना पकड़ लिए, दूसरे दिन से खोजते रहिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हो गया ना। अब लिख लो, 4 और लिख लो, बम्पर ऑफर है क्रिसमसाष्टमी का। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। लिखो कार्बन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, और सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। हो गया? बस इतना तुम लोग याद करके तत्काल रखो कि इतना कौन है, नन मेटल है। और 7 मेटल वाइड लिख लो। लिखेंगे उपधातु की संख्या निम्नलिखित है। उपधातु के उदाहरण, उपधातु लिखाए थे ना 7 है, तो उपधातु के उदाहरण निम्नलिखित है। उपधातु के उदाहरण निम्नलिखित है। बोलो सीमा जी, उसका कोड है बोलो सीमा जी। तो बो से बोरोन, तो लिखो पहला बोरोन। यह हंस रहा था, बोलो सीमा जी के नाम पे। सीमा के नाम पे तुम चौक क्यों गया जी? बोलो सीमा जी। तो सीमा SI, SI सिलिकन, तो लिखेंगे सिलिकन। बोलो सीमा जी, जी जर्मेनियम, तो लिखो जर्मेनियम। बोलो सीमा जी, बोलो सीमा जी। बो से बीओ से बोरोन, SI से सिलिकन। ठीक है, हमारा सिलिकन वैली है, अर्ध धातु भी है, और हमारे कंप्यूटर, रेडियो सब में सिलिकन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके विषय में कालांतर में बताएंगे। पहले तो यह लिखो कि सिलिकन, बोलो सीमा जी, बो बीओ बोरोन, सीमा SI सिलिकन, GE जर्मेनियम। चौथा आर्सेनिक, आर्सेनिक। और आर्सेनिक की अधिकता यदि पानी में हो जाए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक मिलता है, यह भी जीके है। बिहार में, दरभंगा में, बहरी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है। और आर्सेनिक की मात्रा जब अधिक होती है तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। वेरी गुड। कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। याद रखिएगा, इसको किसी भी स्थिति में आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वहां लिख लिए, क्या लिखे? आर्सेनिक। और अभी एक तथ्य बताए थे आर्सेनिक में कि कौन सा पौधा आर्सेनिक का अवशोषण करता है। धान का पौधा आर्सेनिक का अवशोषण करता है। देखो बैठे बैठे याद हो गया कि धान का पौधा, और धान के पौधे से कौन सा गैस ग्रीन हाउस निकलता है? मीथेन। मीथेन नामक ग्रीन हाउस गैस किससे निकलता है? तो धान के पौधे से निकलता है। इसको भी किसी भी स्थिति में भूलिएगा नहीं, ठीक है कि नहीं? तो अब चौथा लिखिएगा, आर्सेनिक हो गया ना। पांचवा लिखो एंटीमनी। एंटीमनी, एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह होता है SD, ठीक है? एंटीमनी। इसका बाद टेलुरियम, 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 टेलिरियम, TE होता है। और लास्ट है पोलोनियम, पोलोनियम, PO, पोलोनियम, PO, पोलोनियम, PO, पोलोनियम, PO। याद रखिएगा। तो धातु अधातु आपने सभी बिंदुओं पे देख लिया है। हर संभव स्थिति में याद रहना चाहिए कि जो धातु रहेगा, एक सामान्य अवधारणा में दे दूं, सुन लीजिए। जो धातु रहेगा उसमें चमक होगी, जो धातु रहेगा उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्यान से सुन लीजिए, और जब मेटल नॉन मेटल पर आएंगे उस दिन बताएंगे। जो धातु रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जो धातु रहेगा उसमें आघात सहने की क्षमता होगी, जिसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीय, हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीय, जिसको पीट पीट कर हम चादर बना सकते हैं। और उसका सबसे सुंदर धातु का उदाहरण है गोल्ड। उसका सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा है? गोल्ड। जो धातु रहेगा उसमें तन्यता भी रहेगी, तो ये धातु के सामान्य लक्षण है। और जो धातु रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक नेचर का कंपाउंड बनाएगा। सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्षारीय यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सब धातु के दिन बताएंगे। तो सर अभी बता क्यों रहे? अभी फेंक रहे हैं, गैस छोड़ रहे हैं, और कुछ? अभी सुनो, सुनते सुनते याद हो जाएगा। उसी तरह से आपका अधातु है, जस्ट उल्टा हो जाएगा सब। उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है कि ना? इसका सब उल्टा, जितने शब्द होता है सबका उल्टा हो जाएगा। मेटोलाइट दोनों के
अब आ जाइए, मैं था शुद्ध धातु में, पहले इस पार्ट को पूरा कर लेना है। शुद्ध धातु में तत्व था, अशुद्ध धातु में क्या था? यौगिक था। तो लिखेंगे यौगिक, यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में, जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में, जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यह कार्बनिक भी हो सकता है और कार्बनिक भी। लिखेंगे यह ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। यह कार्बनिक भी हो सकता है, कार्बनिक भी हो सकता है, कार्बनिक। इसको मास्टर साहब ठीक से पीटा नहीं है, ठीक है, इसको बचपन में ठुकाई जरूरी था। यह कार्बनिक भी हो सकता है और कार्बनिक भी, और कार्बनिक भी हो सकता है, ठीक है। कौन? यौगिक। यौगिक क्या हो सकता है? अमोनिया क्या है? इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? अमोनिया इनऑर्गेनिक है। कार्बनिक कौन होगा? जिसमें कार्बन होगा। मीथेन क्या है? कार्बनिक। और कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, भूलिएगा नहीं। क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें कैटेनेशन के गुण पाए जाते हैं, श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है, चेन बनाने की क्षमता होती है, इसलिए कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, ठीक है कि नहीं? तो वहां पे लिख लीजिए, उदाहरण लिख देंगे, अमोनिया, अमोनिया अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। अरे जिसमें कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक हो गया। अमोनिया अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण है, जबकि मीथेन, जबकि मीथेन, जबकि मीथेन कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है, जबकि मीथेन कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। कार्बन के द्वारा अधिक यौगिक बनाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन के द्वारा अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं, अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं, अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कैटेनेशन के गुण होते हैं। कैटेनेशन का गुण का मतलब होता है चेन बनाने की क्षमता। इसमें इसमें कैटेनेशन के गुण होते हैं, कैटेनेशन के गुण होते हैं, इसमें कैटेनेशन के गुण होते हैं, इसमें कैटेनेशन के गुण होते हैं, अर्थात चेन बनाने की क्षमता होती है, अर्थात चेन बनाने की क्षमता होती है, अर्थात चेन बनाने की क्षमता होती है। अंडरलाइन कर दीजिए, चेन बनाने की क्षमता होती है। तो यौगिक भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट। यौगिक के बाद आ जाइए, रासायनिक आधार पे वर्गीकरण के दो भाग, एक है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ के दो भाग, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ के बाद है रासायनिक आधार पे मिश्रण है, एक लास्ट है। तो लिखेंगे रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ के अलावा मिश्रण होते हैं। रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ के अलावा, के अलावा मिश्रण होते हैं, मिश्रण होते हैं।
मिश्रण होते हैं जो जो किसी भी अनुपात में दो या दो से, जो किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से बनता है, पदार्थ को मिलाने से बनता है किसी भी अनुपात में, और इसका कोई सूत्र नहीं होता है। वायु का कोई सूत्र होता है, हवा का कोई सूत्र होता है, लेकिन अमोनिया का सूत्र होता है ना, मीथेन का सूत्र लिखे है ना CH4। तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। कादो का कोई सूत्र होता है नहीं, आशा है समझ गए होगे। तो इसका कोई सामान्य सूत्र नहीं होता है। लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनस मिश्रण। एकदम फटाफट लिख रहा है, बेजोड़ लिखते हो तुम। लिखे होमोजीनस मिश्रण। और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, अविषमांगी मिश्रण, ठीक है, हेट्रोजीनस। अब लिख दो समांगी मिश्रण के पहले उदाहरण सब लिख लो। समांगी मिश्रण के उदाहरण है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है वायु, ठीक है, गैसोलीन, जबकि विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है पानी में तेल, पानी में तेल इत्यादि। अब लिखो समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण का डिफिनीशन लिख लो। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसका हर भाग का बनावट समान होता है। समान होता है और उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, और उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हर भाग समान होता है। अब विषमांगी होता है असमान, खुली आंखों से नहीं, खुली आंखों से देख सकते। जैसे पानी में तेल, वायु को देखा तुम? सर देख रहे हैं सर, बह रहा है सर, नहीं अभी भी हवा रहा है। तो हवा महसूस कर रहे हो कि देख रहे हो? तो वही ना कहे, एक लाइन लिख दी है ना कि देख नहीं सकते हो। और जबकि पानी में तेल विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, उसको तुम देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? और याद रखिएगा, मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, जो अगले कक्षा में बताएंगे, लेकिन उस लाइन को लिख देंगे, भूलेंगे नहीं, अति महत्वपूर्ण है। भूलेंगे नहीं, अति महत्वपूर्ण है कि मिश्रण को अलग करने की कई प्रक्रिया है, जो निम्नलिखित जैसे ऊर्ध्वपातन होता है। सब्लिमेशन अंग्रेजी में कहते हैं कि जब ठोस लिक्विड की जगह सीधे गैस में परिणत हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कैम्फर जिसको कहते हैं, नेफ्थलीन, वो सब बताएंगे, अभी चुपचाप शब्द लिख लो। ऊर्ध्वपातन। दूसरा है आसवन,
आसवन, इसके बाद है इफ्लोरेंसेस, अवसादन, अवसादन, अवसादन इत्यादि सब बता देंगे आगे, इत्यादि। चलिए, तो ये जो आपका है, ये पदार्थ का क्या था, वो फिजिकल केमिस्ट्री, जहां हम बताए थे कि फिजिकल केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्था, गुण और रसायन का अध्ययन करते हैं, और इस भौतिकी रसायन में 4 चैप्टर पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से कितना चैप्टर पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस, पीरियोडिक टेबल। रेलवे की परीक्षा देने जाता है लड़का तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पीसीएस की परीक्षा देने जाता है तो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एसिड बेस से जरूर पूछा जाता है। हालांकि रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस एक ऐसा चैप्टर है जो हर परीक्षा में काम आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बेस है, एटम नहीं समझोगे, मोलिकुल नहीं समझोगे केमिस्ट्री में, आइसोटोप्स नहीं समझोगे, आइसोबार नहीं समझोगे, आइसोटोन्स नहीं समझोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं समझोगे, तो फिर केमिस्ट्री में समझोगे क्या? वो तो बेसिक चैप्टर है, पूछे कि ना पूछे। हालांकि आइसोटोप्स पूछता है परीक्षा में, ठीक है कि नहीं, और सब पूछे कि ना पूछे, लेकिन उस बेसिक अध्याय को पढ़ना है। तो लिखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। लिखिए, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ठीक है, पढ़े हुए हैं। दूसरा रेडियो एक्टिविटी, परमाणु संरचना, दूसरा रेडियो एक्टिविटी। मुंह हाथ नहीं बिचका बाबू, यही 6 महीना है, करियर बन जाएगा तो कहां से कहां रहोगी, नहीं तो आदमी जिंदगी में भटकता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, अब पेंशन भी मिलेगा, देखो, यूपीएस भी मिलेगा। हाँ, जन्म से मरण तक केमिस्ट्री हो गया। अब चलो लिखो, ठीक है कि नहीं? बात समझी? हमको तुम नहीं जानती हो इसीलिए। देखती हो सुबह से ऐसे ही खड़ा रहते हैं, अभी 2-4 घंटा और खड़ा रहना है, उफ तक नहीं रहता है। अब फिर रात में मूड किया तो 2-3 नया वीडियो भी बना देना है। बात समझा? हाँ, समझा करो, मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। अभी तो तुम लोग जन्म के खड़ी हुई हो, क्या हुई हो? खड़ी हुई हो ठीक से, ठीक है। तुम क्या, तुम तो अब बैठने की तैयारी में है, ये तो खड़ा हो गया, ये तो बैठने की तैयारी में है। चलिए नेक्स्ट। हो गया, चारों लिख लिए? कौन कौन? पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा एसिड बेस, अम्ल भस्म और क्षार, अम्ल भस्म और क्षार, एसिड बेस और सॉल्ट। इंग्लिश में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी इंग्लिश में लिखाते ही हैं। एसिड बेस और सॉल्ट। अब चौथा है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। क्रिसमस ऑफर में लिख लो, कोलाइडल सोल्यूशन, मैंने क्रिसमस ऑफर में है, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एक्सेट्रा, कोलाइडल सोल्यूशन एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, थोड़ा बॉन्डिंग हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना चाहिए। अब आइए सुन लीजिए, अब दूसरा पार्ट क्या है? इनऑर्गेनिक। तो लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का 4 चैप्टर। अब आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 2 ही भाग में पढ़ते हैं, मेटल और नॉन। जो प्रमुख धातु और धातु है उसके विषय में लिखते, लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन में मेटल नॉन मेटल या धातु अधातु का सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं।
सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। और टिक लगा लो, ऊपर के 2 चैप्टर की तुलना में धातु अधातु ज्यादा महत्वपूर्ण है। टिक लगा लीजिए, टिक लगाइए इनऑर्गेनिक पर। और इनऑर्गेनिक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? ऑर्गेनिक। तो लिखेंगे कार्बनिक रसायन। तीसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन के यौगिक का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसके अलावा हमारा अल्कोहल, मिथाइल इथाइल, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसीटोन, बेंजीन, फिनॉल, ये सब गैमेक्सिन। कल मैं बता रहा था गैमेक्सिन के विषय में कि एक ऐसा पदार्थ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जिसको सूक्ष्म जीव से हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। वो गैमेक्सिन क्या है? वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। वो क्या है? और बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसका फॉर्मूला सामान्य सूत्र होता है C6H6। ये सब का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करेंगे। तो लिख देंगे, सीधे लिख दीजिए, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन है जैसे 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 अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 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 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर, ईथर। अरे बिना ईथर का तो पहले हाथ का ऑपरेशन नहीं होता था। ईथर, डाइमिथाइल ईथर, उसमें दिक्कत उसमें यही थी कि ईथर यदि अधिक चला गया तो व्यक्ति चला जाता था, अधिक चला गया ईथर तो व्यक्ति ही चला जाता था। तो अब इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। अब तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर गया। नेक्स्ट, ईथर के बाद लिख देंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड है, लिख लो। अरे शब्द अभी से ना सुनोगे, जो पहले से नहीं सुने हुए वो कब सुनेगा? पहले तो शब्द सुनना है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तब लिखिए एसीटोन, एसीटोन। तब लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जितना हम बताना चाहें लिख दो अन्य। हमको जितना मन होगा बताने का, जैसे मिथाइल मरकैप्टन पढ़ाएंगे। मिथाइल मरकैप्टन सर कहां पढ़ाइएगा सर? एलपीजी में जो सुगंध दुर्गंध पता लगाते हैं, उसमें क्या मिला रहता है कि हम लोग पता लग जाता है कि एलपीजी लीक कर गया? वो मिथाइल मरकैप्टन ही लगा होता है। ठीक है कि नहीं? तो हमको जितना मन होगा, जितना आपको जानकारी देना होगा, उतनी आपको देंगे। इसीलिए मैंने वहां लिख दिए अन्य। अन्य में ढेर सारे संदर्भों की जानकारी हम आपको देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यही आपका केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम है। तो आज आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। अरे रुको रुको रुको, अरे यार क्या जानम तुम लोग, क्या यार, 5 बूस्टर के बिना कैसे चले जाएंगे? हद करते हो। तो लिखो बूस्टर फैक्ट, लिख लो, मुस्कुरा के लिखे। जब पढ़ना ही है तो क्यों नहीं हम मुस्कुरा के पढ़े? हाँ हाँ, अब जबरदस्ती नहीं मुस्कुराना है, मुस्कुरा के। और आपके लिए तो यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ग्रेजुएशन कर गए हैं, इसलिए कोई लापरवाही नहीं। लिखिए आगे, बूस्टर फैक्ट में सबसे पहले लिखो, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, समझ जाओ इस बार नौकरी नहीं तो 5 साल फिर इंतजार। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ठीक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नौकरी बांट रहा है, ले लो। और स्टेट गवर्नमेंट में 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, 90 से 100 क्वेश्चन जीके जीएस रहता है। इसलिए समय रहते जितना बार पढ़ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। आगे लिखिएगा, सबसे पहला लिखो, सबसे अधिक तन्यता वाले धातु, सबसे अधिक तन्यता वाले धातु सोना है, सोना है। सबसे अधिक तन्यता वाले धातु सोना है।
कोल्ड, AU, AU, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो जिसका प्रतीक चिन्ह W है। बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट अब तो बल्ब रहा नहीं, अब कहीं कहीं दिखाई देता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह W है, W। तीसरा, मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। और ध्यान रखिए, ओ स्त्री कल आना, याद रहे, क्या याद रहे? कल याद नहीं रहना है, कल पढ़ाया था कि मरकरी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? मिनी माता। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई होती है, याद आया ना? और मरकरी की अधिकता से मिनी माता, मरकरी की अधिकता से फ्लोरीन की अधिकता से ओ स्त्री फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट, लिखाना नहीं है, ऐसे ही। हाँ, नेक्स्ट, अर्थ क्रस्ट में, भू प्रॉपर्टी में, भू प्रॉपर्टी में, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अल्युमिनियम, और अल्युमिनियम है। और 5 हो गया, 4 हुआ, लास्ट मैं भी समझ रहा हूं। लास्ट है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। जाओ, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है, जिसका पीएच, पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 7 होता है, 7 होता है। और याद रखिएगा, सुन लीजिए, गर्म जल में, गर्म कुंड के जल में, जिसको गर्म सोता कहते हैं, उसमें कौन से तत्व की मात्रा होती है? अधातु रहता है। कौन सा धातु रहता है? बताओ जी, कौन बताएगा? बताइए बच्चे लोग। कल बताया था मैंने, सल्फर। गर्म कुंड जो होता है राजगीर में है, मुंगेर में है, और गर्म कुंड में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। लिख लो, गर्म कुंड में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए चर्म रोग ठीक हो जाता है। स्किन रोग जो ठीक होता है गर्म कुंड में स्नान करने से, जो राजगीर में मुंगेर में है, ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, किसी को ऐसा चर्म रोग हो जो ठीक नहीं होता है, कोई डॉक्टर के पास मत जाओ, सीधे आप जाइए राजगीर, और उसके गर्म कुंड में स्नान कर लीजिए, बात खत्म हो जाए। अब मुंगेर में, इसके मुंगेर में, ठीक है कि नहीं? बात खत्म है। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। वो पुरुष कल फिर आना, और वो स्त्री कल मत आना। मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ कल आना। चलिए, टेक केयर। सबका अपने अपने रूटीन के अनुसार है। जिनको जाने का मन है जा सकते हैं, जिनको रहने का मन है वो रह सकते हैं। हालांकि आप लोग की कक्षा खत्म हो गई है, सिर्फ बीपीएससी शिक्षिका वाले लोग रहेंगे, शिक्षक लोग, और जा सकते हैं।